कभी सोचा है कि एक सफर कहां से शुरू हो सकता है? जरा सोचिए, साल 1947। एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, जिसके पास लिटरली कुछ नहीं था। ना कोई रॉकेट, ना सैटेलाइट, और लॉन्च पैड का तो सवाल ही नहीं उठता। था तो सिर्फ एक सपना और एक बहुत बड़ा विजन। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके आज पर आते हैं। आज वही देश चांद के साउथ पोल पर है, मंगल का चक्कर लगा रहा है। और इतना ही नहीं, देश के अंदर एक पूरी की पूरी प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी खड़ी हो रही है ना कमाल की बात? तो चलिए आज इसी इनक्रेडिबल जर्नी को समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और इस पूरे सफर की, इस पूरी सोच की नींव रखी थी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। उनका विजन जानते, बहुत साफ था। उन्होंने कहा था कि हमारा स्पेस प्रोग्राम किसी से होड़ लगाने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एडवांस टेक्नोलॉजी को समाज की, आम आदमी की असली समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल करना। तो फिर शुरुआत कहां से हुई? चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं उस दौर में जहां यह सपना हकीकत में बदलना शुरू हुआ। ये वो फाउंडेशन वाला दौर था। ये वो छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी कदम थे जिन्होंने आज की कहानी की नींव रखी। सबसे पहले 1962 में इनकोस्पार बनाया गया, जिसका काम था स्पेस रिसर्च को एक डायरेक्शन देना। फिर आया वो ऐतिहासिक पल 1963 में केरल के एक छोटे से गांव थुम्बा से भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। और फिर 1969 में इन सभी कोशिशों को एक साथ लाने के लिए एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका नाम था इसरो। ठीक है, तो फाउंडेशन तो तैयार था, इसरो बन चुका था, लेकिन अब इस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने की बारी थी। और इस दौर का फोकस बहुत क्लियर था। हमें अपने खुद के सैटेलाइट बनाने थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका इस्तेमाल सीधे देश के विकास के लिए करना था। और जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे। 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। फिर 1977 में आया साइट प्रोग्राम। ये तो एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल टीवी एक्सपेरिमेंट था। मतलब सोचिए, सैटेलाइट से सीधे गांव में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। फिर 1980 में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया, और इसके साथ ही भारत उस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया जो अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते थे। और 1983 का INSAT-1B, इसने तो सब कुछ बदल दिया। टेलीकॉम, मौसम का हाल, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, सब कुछ। तो अब एक नई चैलेंज सामने आई। हम सैटेलाइट तो बना रहे थे, लेकिन उन्हें लॉन्च करने के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। और यहीं से शुरू हुआ मिशन आत्मनिर्भरता का। अब गोल था एक ऐसा रॉकेट बनाना जो हमारा अपना हो, भरोसेमंद हो, जिस पे हम डिपेंड कर सकें। और इसी दौर में 1984 में एक ऐसा पल आया जिसने पूरे देश में जोश भर दिया। जब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस में पहुंचे तो उनसे पूछा गया, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? उनका जवाब आज भी गूंजता है, सारे जहां से अच्छा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक बढ़ते हुए भारत के सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवाज थी। तो आत्मनिर्भरता के सवाल का जवाब क्या था? जवाब था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे इसरो का वर्क हॉर्स यानी काम का घोड़ा भी कहते हैं। और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला। PSLV ही वो मास्टर की थी जिसने भारत के लिए सेल्फ रिलायंस और कॉमर्शियल सक्सेस दोनों के दरवाजे एक साथ खोल दिए। और अगर इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो समझ आता है क्यों। 1994 में अपनी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट के बाद इसी रॉकेट ने चंद्रयान-1 को चांद पर भेजा, मंगलयान को मंगल तक पहुंचाया। इसी ने एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और आज जो भारत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में दुनिया का लीडर है, उसके पीछे भी इसी वर्कहॉर्स का हाथ है। PSLV की कामयाबी ने इसरो को और पूरे भारत को एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिया। अब बात सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने की नहीं रह गई थी, अब एम्बिशंस बड़े हो गए थे। नजरें थीं चांद और मंगल पर। ये वो दौर था जब भारत एक रीजनल प्लेयर से ग्लोबल पावर बनने की राह पर था। इसकी पहली बड़ी झलक मिली 2008 में चंद्रयान-1 के साथ। इस मिशन ने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स खोज निकाले। अब सुनने में ये शायद छोटी बात लगे, लेकिन ये एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी। इसने दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को चांद के बारे में अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। आप कह सकते हैं कि इसने फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन का पूरा मैप ही बदल दिया। और फिर आया मंगलयान। इसने तो वाकई इतिहास रच दिया। साल 2014, याद रखिए, भारत दुनिया का पहला
आई रिपीट, पहला देश बना जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल के ऑर्बिट में पहुंच गया। ये एक ऐसा फीट था जो अमेरिका, रूस जैसे देश भी अपनी पहली कोशिश में नहीं कर पाए थे। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो है इसका बजट। पूरे मंगलयान मिशन का खर्चा था सिर्फ $74 मिलियन, मतलब हॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर मूवी से भी कम। इसने मंगलयान को इतिहास का सबसे सस्ता मार्स मिशन बना दिया। ये भारत की फ्रूगल इनोवेशन, या जिसे हम जुगाड़ कहते हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत है। अब देखिए, जैसे जैसे भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज बढ़ रही थी, उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा था। और 2019 में मिशन शक्ति के साथ भारत ने दुनिया को एक नई ताकत दिखाई। ये थी एंटी सैटेलाइट यानी ए-सैट कैपेबिलिटी, मतलब हम स्पेस में किसी सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं। इस टेस्ट के साथ भारत एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया, जिसमें सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन थे। तो ये सब हमें आज के दौर में ले आता है, प्रेजेंट डे। और आज का स्पेस सेक्टर 20 साल पहले जैसा नहीं है। अब ये सिर्फ सरकारों का खेल नहीं रहा, एक कमर्शियल स्पेस रेस शुरू हो चुकी है और भारत इस न्यू स्पेस रेवोल्यूशन के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। इस नई रेस में हिस्सा लेने के लिए भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स किए। 2 नई बॉडीज बनाई गईं। एक है IN स्पेस, जिसका काम है प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करना और रेगुलेट करना, और दूसरी है NSIL, जो ISRO की टेक्नोलॉजीज को दुनिया भर में मार्केट करने का काम करती है। मतलब एक तरह से ISRO की कमर्शियल आर्म। और इन बदलावों का असर वो हम सबको दिख रहा है। 2023 में चंद्रयान 3 की हिस्टोरिकल लैंडिंग चांद के साउथ पोल पर। 2024 में आदित्य L1 का सूरज को स्टडी करने के लिए अपनी जगह पर पहुंचना। और जो सबसे एक्साइटिंग बात है, अब स्काईरूट और अग्निकुल जैसी प्राइवेट कंपनियां भी अपने रॉकेट्स लॉन्च कर रही हैं। ये न्यू स्पेस इंडिया की असली शुरुआत है। तो अब सवाल ये है, व्हाट्स नेक्स्ट? अगला बड़ा सपना क्या है? वो है गगनयान, भारत का अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। हाँ, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन। जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं, फ्रॉम जीरो टू द मून, तो एक सवाल जरूर आता है, भारत की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? क्या है वो इंडिया वे जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है? इसे हम 3 पिलर्स में समझ सकते हैं। पहला पिलर है लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट, कम पैसे में बड़ा काम करना। दूसरा पिलर डेवलपमेंट सेंट्रिक विजन, मतलब जो भी कर रहे हैं उसके सेंटर में देश का विकास है। और तीसरा, सबसे जरूरी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी राह खुद चुनना, किसी पर निर्भर ना रहना। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है डेवलपमेंट की, ये कहानी है डिग्निटी की, और ये कहानी है अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी की। 1947 के खाली पन्ने से लेकर आज चांद और मंगल तक भारत ने सच में सितारों के बीच अपनी एक अलग जगह बना ली है।